अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको एंजॉय करके पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है और इसी तरह हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं उसके सोर्सेज क्या क्या थे। अब बात शुरू की है तो बात को एंड तक तो लेके जाएंगे, उन्हीं सोर्सेज को आज मजीद डिस्कस करेंगे, जिसमें जिसकी बात आज हमने करनी है वो है कोल। कोल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया और इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं और कैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक जाता है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, चले आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से हम इनको डिस्कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता था कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे वन स्टेप फर्दर और देखेंगे कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ, जिस तरह हमने जितनी पढ़ी थी ना कि ये कहाँ कैसे प्रेजेंट है, उन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रीज़न क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर किस तरह किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, केमिस्ट्री समझने के लिए केमिस्ट्री की सारी बेस समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ कहाँ से डिस्कवर हुई, कैसे डिस्कवर हुई, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और आगे फर्दर उसके यूजेस क्या हैं। जिसको ये सारी चीज़ें आती हों वो बड़े आराम से पूरा का पूरा केमिस्ट्री के बारे में ऐसे बात कर सकता है जैसे वो केमिस्ट है खुद। तो आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अभी हम बात जिस टॉपिक की करने लगे हैं वो कोल है, और कोल हमने पढ़ा था कि डेड प्लांट से ये मिलता है। डेड प्लांट से कोल मिलता है। प्लांट की डेथ हुई, उसके बाद उसका डिकेइंग प्रोसेस शुरू हुआ और डिके के बाद आपके पास कोल की डिस्कवरी होगी। कोल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कोल बेसिकली क्या चीज़ होती है, आपने थोड़ी सी राख टाइप कुछ देखा होगा, ब्लैक कलर में होता है, उसी तरह की चीज़ होती है कोल। ठीक है, कोल की बात जब हम करते हैं ये ब्लैक कलर में होती है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इन तीन के अलावा भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बात हम करेंगे जैसे जैसे हम कोल को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरी बात हमारे पास ये थी कि कोल होता क्या है। व्हाट इज़ कोल? बेसिकली कोल ब्लैक कलर में होता है और साथ ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो तो कार्बन और हाइड्रोजन की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस इस दफ़ा हमने क्या किया, साथ ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया है। तो आप सबने याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात लाजमी करनी है। कार्बन और हाइड्रोजन को तो अब याद करने की भी ज़रूरत नहीं, हमने इतनी दफ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात कर ली इन दोनों की कि हमें याद है कि जहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट है। जो तीसरा एलिमेंट है ज़रूरी वो है ऑक्सीजन। अब होता क्या है कि वुड की डिके की वजह से इसकी कन्वर्जन होती है कोल में। लकड़ी की वजह से कोल बनती है। वुड डिके करेगा तो कोल में कन्वर्ट होगा। वुड जब कोल में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन क्यों कहते हैं? इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स आपने गौर से सुनना है। कार्बोनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की एडिशन हो रही होती है और कार्बन का कंटेंट देखा जा रहा होता है। जो भी चीज़ इसके बाद, वुड के बाद जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो इस बेसिस पे मिल रही होती है कि उसके अंदर कार्बन का कंटेंट कितना है। और जितना कार्बन का कंटेंट होता है हम उसी की बात करते हैं कि कार्बन का कंटेंट अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज के हिसाब से 10% है तो उस चीज़ का नाम और होगा। कार्बन का कंटेंट 20% है तो उस चीज़ का नाम और होगा। तो अभी आपने ये बात याद रखनी है कि वुड जब कोल में कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। इसका मतलब होता है कार्बन कंटेंट कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है, रिजल्टेंट चीज़ में कार्बन कंटेंट मिल रहा होता है। अब अगर कार्बन कंटेंट मिल रहा है तो इसका मतलब कार्बन कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वुड में एग्जिस्ट करता होगा तो कोल बना है ना। तो सबने याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि 40% कार्बन का कंटेंट होता है वुड के अंदर। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स। 40% कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वुड। उसके बाद वुड की कार्बोनाइजेशन होती है और कार्बोनाइजेशन के बाद हमारे पास बनता है कोल। ये प्रोसेस है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ प्रोसेसेस हों और उनकी कोई कंडीशंस ना हो, ये हो नहीं सकता। जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो वहाँ पे आई टोल्ड यू कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको रिएक्शन परफॉर्म करवाते वक्त कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं और उन कंडीशंस को स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि हर रिएक्शन की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं।
तो अब ये जो वुड और कोल की कन्वर्जन है, जिसको हमने कार्बोनाइजेशन कह दिया, इसकी क्या कंडीशंस हैं वो देख लें। ये प्रोसेस होता है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। साथ ही साथ इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ एयर में। कोई एयर प्रेजेंट ना हो, वैक्यूम कंडीशन हो, एयर सारी निकाल दी जाए, वहाँ पे कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस हो, वैक्यूम में ये प्रोसेस हो, सारी एयर निकालें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, कार्बोनाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी और वुड कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसके नेचुरल प्रोसेस की बात करें कि नेचुरली क्योंकि वुड का डिके तो होता है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है नेचुरली ये वुड का डिके एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इतना स्लो प्रोसेस है कि ये कोल में जो कन्वर्जन है इस पे लगते हैं 500 मिलियन ईयर्स। गौर से सुननी है ये बातें, कोल पेपर में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोल पे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कोल पे, इसलिए आप लोगों ने इन बातों को गौर से सुनना है। मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद हो जाए। कोल ब्लैक कलर का होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वुड कोल में कन्वर्ट होता है तब जाके कोल बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन, जिसकी कंडीशंस हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। लेकिन नेचुरली अकरिंग ये प्रोसेस इतना स्लो है कि इसको 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं, तब जाके वुड की कन्वर्जन होती है कोल में। अब मान लेते हैं कि आपने इस प्रोसेस को नेचुरल नहीं होने दिया, आपने कहा कि क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कोल की ज़रूरत है। हमने देखा इंडस्ट्री में, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ी तो हमें पता लगा कि कोल की ज़रूरत है हमें, और कोल की ज़रूरत बहुत सारी जगहों पे है। तो फिर क्या हुआ कि कोल को वुड से कोल में कन्वर्ट होने के लिए जो 500 मिलियन ईयर्स लगने थे, इतना फिर केमिस्ट ने वेट नहीं किया, बल्कि क्या किया कि इसको इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत जगहों पे यूज़ होता है, इस वजह से वुड से हम लोग कोल प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियली। ठीक है, अब वो जो कोल प्रिपेयर होता है और उसके बाद कोल की आपके पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। मैंने आपको बताया कि कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंटेंट की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर का नाम ही ये है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन कंटेंट इंपॉर्टेंट है इसमें इतना ज़्यादा, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे आपके पास कार्बन कंटेंट बदलेगा, वहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ कोल भी चेंज हो जाएगा। तो कोल की कुछ टाइप्स होती हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी चेंज हो रही होती है। कार्बन की क्वांटिटी टाइप ऑफ कोल को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि उस कोल में वॉलेटाइल मटीरियल कौन सा है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, और उसमें मॉइस्चर कितना है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जब भी आप टाइप ऑफ कोल की तरफ जाते हैं और ये देखना शुरू करते हैं कि कोल की कितनी टाइप्स हैं या कौन सी हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ हो ना, उसमें जब हम टाइप्स की तरफ जाते हैं, जब क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, तो कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस में उसको क्लासीफाई किया जा रहा होता है, वरना अगर सारी चीज़ें इकट्ठी याद करनी शुरू कर दें तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस बेस पे कोल को क्लासीफाई किया जाता है इसकी टाइप्स में? वो है कार्बन कॉन्टेंट, वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर। ठीक है, हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपके पास कोल की टाइप कौन सी है। 40% कार्बन होगा तो वुड होगी, ये बात आपने याद रखनी है। 40% से अब इंक्रीज हो जाएगा ना जैसे ही, तो आपके पास आ जाएंगी कोल की टाइप्स। क्यों? क्योंकि आप देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वुड की कार्बोनाइजेशन को कोल कहते हैं। इसका मतलब इसमें कार्बन ऐड हो रही है। अगर वुड में 40% है तो जाहिर सी बात है कोल की जितनी भी टाइप्स बनेगी उन सब के अंदर 40% से ज़्यादा होगा कार्बन। ठीक है, अब उनमें क्योंकि कार्बन 40% से ज़्यादा है, तो हर कार्बन की क्वांटिटी जितनी बढ़ती है ना, उस हिसाब से हमारे पास कोल की टाइप्स चेंज हो जाती हैं। 4 ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कोल की, इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कोल की टाइप है पीट,
मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ ताकि इनकी प्रोनाउंसिएशन में इजी हो। पीट है, फिर लिग्नाइट है, बिट्यूमिनस है और एंथ्रासाइट है। ये 4 आपके पास इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोल हैं जिनको याद रखना है। और इनमें कार्बन कंटेंट का किस तरह से इंक्रीज आता है ये देख लें। 10% इंक्रीज है हर कार्बन कंटेंट में, हर टाइप पे, ठीक है। पीट की बात करेंगे तो 60% कार्बन है, लिग्नाइट 70%, 10% इंक्रीज आ गया, फिर बिट्यूमिनस में फिर 10% इंक्रीज आया 80%, और एंथ्रासाइट में 90%। ये जो मैंने परसेंटेजेस लिखी हुई है ये मैंने कार्बन कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। इन परसेंटेजेस से ये पता लग रहा है कि कितना कार्बन इनके अंदर मौजूद है। तो जो कार्बन की बात हमने शुरू की वो वुड से शुरू की, कोल की बात शुरू की वुड से शुरू की, वुड से बनेगा कोल, वुड में एडिशन होगी कार्बन की, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होगा तब जाके आपके पास बनेगा कोल। अगर हमने वुड से ये बात शुरू की, वुड में 40% है, उसमें एडिशन हुई है कार्बन की, तो जो आपके पास अब कॉन्टेंट वैल्यूज आएंगी वो जाहिर सी बात है वुड से ज्यादा आएंगी। ये बात याद रखनी है। वुड में 40% है, कोल की जितनी टाइप्स हैं उन सब में 40% से ज्यादा कार्बन की परसेंटेज होगी। पीट में हमारे पास है 60% कार्बन, 60% कार्बन है पीट में। और मैं आपको बता दूं कि कार्बन का जो क्वांटिटी है इससे किस तरह फर्क पड़ता है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कार्बन की जो क्वांटिटी है जितनी कम होगी उतनी कोल की क्वालिटी बुरी होगी, ठीक है, बुरी क्वालिटी का वो कोल होगा। और जितना इसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा उतना वो क्वालिटी ऑफ कोल अच्छी होगी। इसका मतलब है कि लोएस्ट क्वालिटी कोल हमारे पास पीट है और बेस्ट क्वालिटी कोल हमारे पास एंथ्रासाइट है। ये बात आप सबने याद रखनी है। पीट वो है जिसमें सबसे कम क्वांटिटी है कार्बन की 60%, तो ये लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है एंथ्रासाइट जिसके अंदर 90% कार्बन कंटेंट है। तो आपने ये बात याद रखनी है, कार्बन कंटेंट कम, कार्बन की क्वांटिटी कम, तो आपके पास टाइप ऑफ कोल बहुत बुरी है। और अगर कार्बन की क्वांटिटी बेहतर तो टाइप ऑफ कोल भी बेहतर है। अब आप पूछेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों फिर हम इतने 3-4 टाइप्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि एक ही दफ़ा वो वाला कोल प्रिपेयर कर लें कि जिसमें कार्बन की क्वांटिटी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का कोल मिल जाएगा हमें। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि केमिकल प्रोसेसेस आपके कभी भी एकदम से नहीं हो जाते कि आपने जो फाइनल चीज़ पढ़ी वो हो गई। हमेशा उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हर चीज़ बारी बारी हो रही होती है। तो इसीलिए जब आप वुड की कार्बोनाइजेशन करते हैं और फिर कोल की आगे फर्दर टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहले ऐसा हुआ होगा, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि पहले पीट डिस्कवर हो गया, पीट डिस्कवर हुआ, उसके बाद लिग्नाइट हो गया, और सब बारी बारी डिस्कवर हुए। और फिर बेशक साइंटिस्ट ने देखा कि एंथ्रासाइट की कोल में कार्बन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि बाकी कोल की टाइप्स के भी कुछ ना कुछ फ़ायदे थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही बेकार थे, कुछ ना कुछ फ़ायदे सबके थे। इसलिए हमारे पास जितने भी कार्बन कंटेंट के कोल हैं वो सारे के सारे यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो और थोड़ा सा टॉपिक बोर लग रहा हो तो बोर नहीं होना। हमारे पास ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम बोरिंग बात हमने कर ली है, अब हम बस अच्छी बातों की तरफ आ रहे हैं। पीट वो चीज़ है कि जो हमारे पास लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, एंथ्रासाइट वो चीज़ है जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, ठीक है। पीट के अंदर 60% कार्बन कंटेंट है, एंथ्रासाइट के अंदर आपके पास 90%। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोल और इनके यूजेस आपसे पेपर में पूछा जा सकते हैं, इस वजह से इन बातों को आपने गौर से सुनना है। पीट जिसके अंदर 60% कार्बन कंटेंट है, जिसको हमने कहा इंफीरियर क्वालिटी का है, ये किल्न में यूज होता है। किल्न क्या चीज़ होती है? आपने देखा होगा वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे बिल्कुल सेक्लूडेड एरियाज में ऐसी इंडस्ट्रीज बनी होती है जहाँ ऊपर धुआं निकल रहा होता है, आपको नज़र आ रहा होता है, उनके अंदर जो लाइनिंग करनी होती है ना, लाइनिंग, उसमें कोल यूज होता है। किल्न की अंदर की लाइनिंग होती है जिसमें कोल यूज़ होता है, ताकि किल्न के अंदर जो इतने हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो केमिकल प्रोसेस उसके अंदर कैरी ऑन किए जा रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस में वो जो पूरी किल्न है उसको कोई मसला ना हो, उस पर कोई वो ना हो, प्रोसेस का असर ना हो, इफेक्ट ना हो। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास पीट को यूज़ करते हैं। अब क्योंकि जिस जगह में इतनी बड़ी जगह है, आपने देखा होगा सेक्लूडेड एरियाज़ में बने होते हैं और उनमें से धुआं निकल रहा होता है, दूर से आपको नज़र आ रही होती हैं ऐसी जगह,
वो अब ये होता है कि अब देखें इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, आप मुझे बताएं इतनी बड़ी जगहों में क्यों आप एक अच्छी क्वालिटी का कोल ज़ाया करेंगे? क्यों ना एक बुरी क्वालिटी का, मतलब बुरी तो नहीं लेकिन इन्फीरियर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, वो वाला कोल यूज़ करें और उससे लाइनिंग कर दें। आपकी किल्न भी महफूज रह जाएगी और बाकी आपके प्रोसीजर्स भी हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का कोल ज़ाया भी नहीं होगा। इसी तरह से लिग्नाइट की तरफ चलते हैं। लिग्नाइट हमारे पास 70% कार्बन कंटेंट के साथ है, इसको कहते हैं सॉफ्ट कोल। याद रखना है, इसको कहते हैं सॉफ्ट कोल। और सॉफ्ट कोल की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट कोल हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन में यूज होता है। थर्मल पावर स्टेशन के हिसाब से, अब किल्न के हिसाब से उस तरह का कोल रखा गया था। अब थर्मल पावर स्टेशन में हीट बहुत ज़्यादा होगी, उस हिसाब से ये वाला कोल यूज़ किया जाता है। जिस कोल की जहाँ पे जिस तरह का यूजेबिलिटी है उसको वहाँ पे वैसे ही यूज़ करना है, आपने उसको उसी हिसाब से याद रखना है। लिग्नाइट को कहते हैं सॉफ्ट कोल और साथ ही साथ ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है, इस बात को आप सबने याद रखना है। पीट की हमने बात कर ली, इंफीरियर क्वालिटी कोल है। लिग्नाइट की बात कर ली, सॉफ्ट कोल है। बिटुमिनस की बात करते हैं। बिटुमिनस कोल जो है ये 80% कार्बन कंटेंट के साथ होता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, हाउस होल्ड में यूज़ होता है। अब हाउस होल्ड कोल इसको क्यों कहते हैं? जब घर बनते हैं तो वहाँ पे जो कोल यूज़ हो रहा होता है ना, वो होता है बिटुमिनस। अब देखें, घरों के बनने के लिए क्या आप मुझे बताएं बुरी क्वालिटी का कोल कोई काम देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि मजबूत स्ट्रक्चर्स चाहिए, एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स चाहिए, उनके लिए आप एक बैड क्वालिटी कोल यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की तरफ भी हम नहीं गए, लेकिन फ़र्क देखें कितना, थोड़ा सा 10% कार्बन का है ना। तो बिटुमिनस कोल वो कोल है जिसको हाउस होल्ड कोल कहते हैं और ये कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिर्फ हाउस होल्ड नहीं, बिल्डिंग्स के बनने के लिए, हर चीज़ की जब वो घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उनमें कोल ये वाला यूज़ होता है बिटुमिनस। इसी वजह से इसको कॉमन कोल भी कहते हैं। तो कॉमन कॉमन कोल के बारे में पूछा जाए, हाउस होल्ड कोल के बारे में पूछा जाए, तो आप सबने याद रखना है स्टूडेंट्स कि बिटुमिनस वो कोल है जो कि हाउस होल्ड कोल है। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी है, सबसे अच्छा कोल है, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसके अंदर है। और कितना है कार्बन कंटेंट? 90%। ये चीज़ याद रखनी है। आपसे ये परसेंटेजेस एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, इजी सी हैं। पीट से शुरू हुए 60, फिर लिग्नाइट 70, बिटुमिनस 80 और एंथ्रासाइट 90। ये सुपीरियर क्वालिटी है। और तो जो सुपीरियर क्वालिटी कोल है, क्या वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फिर यूज़ नहीं होगा जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है? एक तो किल्न है ना, वो भट्टी टाइप जो होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं, ऑलरेडी प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी तो सिर्फ लाइनिंग करनी है, उनको तो सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है ना, लाइनिंग करनी है। आप वो जैसे मर्जी कोल लगा दें, वो लाइनिंग हो जाएगी। इसको हम वहाँ यूज़ करेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री के काम, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, वहाँ के लिए एंथ्रासाइट यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है। तो कोल की ये जो 4 टाइप्स हैं, इनकी डिफ्रेंसिएशन सिर्फ कार्बन कॉन्टेंट की बेसिस पे नहीं है, इनकी डिफ्रेंसिएशन है कार्बन कॉन्टेंट, इनके वॉलेटाइल मैटर की बेस पे और साथ ही साथ मॉइस्चर के बेस पे। कोल से हमारे पास ये थी चारों वैसे कोल की टाइप्स, लेकिन कोल से हमारे पास फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। कोल से आप फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कोल से डिस्कवर करते हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी के लिए जो प्रोसेस यूज होता है ना स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब किसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी? कोल कहाँ से आया? डेड प्लांट से आया। डेड प्लांट से कैसे आया? वुड से आया। ठीक है, वुड की कार्बोनाइजेशन हुई, आपके पास कोल आया, कोल की फर्दर अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक जाने के लिए। तो कोल की जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, तब हम पहुंचते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक। और हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलते हैं। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रख लेना है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो कोल है वो आया कहाँ से। हम सोर्स से लेके जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तक, सोर्स की बात करेंगे और फिर जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तक और देखेंगे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहुंचने के लिए हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। कोल की बात करेंगे, याद रखना है इसकी बात हमेशा वुड से शुरू होगी। वुड की होगी कार्बोनाइजेशन, फिर बनेगा कोल। कोल की आगे 4 टाइप्स बनेंगी डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब इनमें से किसी भी कोल को उठा के इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड आएंगे उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चीज़ आप सबने याद रखनी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी याद रख लें, पेपर में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ कोल इज़ इन्फीरियर क्वालिटी। कोल आपने याद रखना पीट है। विच टाइप ऑफ कोल इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, एंथ्रासाइट है। व्हाट इज़ द कार्बन कॉन्टेंट इन बिटुमिनस, 80%। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड कोल, बिटुमिनस को कहते हैं। लिग्नाइट के बारे में विच ऑफ द कोल इज कॉल्ड सॉफ्ट कोल, लिग्नाइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। एंथ्रासाइट को हार्ड कोल भी कहते हैं। सॉफ्ट कोल किसको कहते हैं, लिग्नाइट को। इसको आपने याद रखना है। कोल से कैसे कहाँ तक हम कोल से स्टोरी शुरू करके, बल्कि नहीं, डेड प्लांट से स्टोरी शुरू करके हम कैसे पहुंचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक, ये सारी स्टोरी आप सबने याद रखनी है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही इतनी आसान, तो क्यों ना हम देख भी लेते हैं कि कैसे डिस्कवर हो। ये भी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। कोई चीज़ हमें पसंद हो तो क्यों ना उसकी डिस्कवरी भी देख लें। डिस्कवरी देख लेंगे, सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा ना, और तो कोई बुरी बात नहीं। और साथ ही साथ पेपर में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, पेपर में मार्क्स भी मिल जाएंगे, और हम केमिस्ट भी बन जाएंगे जिनको सारी की सारी चीज़ें आती भी होंगी। फिर आप किसी जूनियर को पढ़ा भी लीजिएगा। चलें, ये थी सारी की सारी बातें कोल के बारे में। इसके अलावा भी अभी हमने बात करनी है, इसी को मज़ीद लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हमने डेड प्लांट से स्टोरी शुरू करके कोल तक तो स्टोरी को ले आए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक भी मैं खींच खिंचा के आपको ले गई हूँ। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोल की 4 टाइप्स पढ़ाई हैं, इनको भूलना नहीं है। और ये कोल कहाँ से आता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, कार्बोनाइजेशन, वो भी नहीं भूलना। कार्बन कंटेंट कितना होता है कोल की टाइप्स में, वो भी नहीं भूलना। और कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो चीज़ें भी आपने नहीं भूलनी। इनके बारे में हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं चाहती हूँ आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करें। स्लो स्लो लेके चलेंगे तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें आपको भी बताई हैं और पढ़ाई हैं। आप इनको देखें, दोबारा रिवाइज़ करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।